क्योंकि चौथे चरण का ये रण और 96 सीटों पर मतदान जारी। आंध्र प्रदेश में 1 बजे तक 40.26% वोटिंग हुई है। बिहार में 1 बजे तक 34.44% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में 1 बजे तक 23.57% वोटिंग हुई है। झारखंड में 43.80% वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश में 1 बजे तक 48.52% मतदान हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें तो 30.85% वोटिंग। ओडिशा में 1 बजे तक 39.30% मतदान हुआ है और तेलंगाना में 1 बजे तक 40.38% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में 39.68% वोटिंग। वेस्ट बंगाल में 1 बजे तक 51.87% मतदान हुआ है। तो लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। आज चौथे चरण की बारी है और इस बीच 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात कर ले तो 1 बजे तक 23.57% मतदान हुआ है। झारखंड की बात करेंगे तो 43.83% मतदान हो चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक 39.68% मतदान हुआ है। अकबरपुर में 1 बजे तक 38.68% मतदान हुआ है। बहराइच में 40.68%, धौरहरा में 43.25%, फर्रुखाबाद की बात करें तो 40.39% वोटिंग हो चुकी है। हरदोई में 1 बजे तक का आंकड़ा 39.35% हुआ है। तो कानपुर में 33.84% मतदान, खीरी में 43.31% मतदान हुआ है और मिश्रिक में 38.94% मतदान हुआ है। तो सीतापुर में 42.65% मतदान हुआ है। तो 1 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज है। उन्नाव की बात करें 38.69% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 39.68% मतदान हुआ है। तो लगातार मतदाता जागरूक है। हालांकि क्योंकि मौसम भी आज अच्छा है और इसके चलते वोटिंग परसेंटेज भी बेहतर रहना चाहिए, लेकिन फिलहाल शुरुआत में सुस्त नजर आया और अब धीरे धीरे देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और शाम तक किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज सामने आता है महत्वपूर्ण रहेगा। 3 चरण संपन्न हो चुके हैं, चौथा चरण आज हो रहा है और इस बीच लगातार 1 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार आपको ये महा कवरेज दिखा रहे हैं। अभी तक कितना मत प्रतिशत हुआ है वो बताया और लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय करा देते हैं। विनायक अंबेडकर प्रवक्ता भाजपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अक्षय जैन प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही बाला साहेब ओसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट से हैं, और रितेंद्र माथुर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। रितेंद्र जी, शुरुआत आपसे करूंगी, चूंकि महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं और महाराष्ट्र में इस वक्त मत प्रतिशत तो 30 से ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन चौथी चरण का मुकाबला क्या कुछ कहता है? आज मुकाबला वैसे जोरदार है। पिछले बार की तरह इस बार भी दो सीटें तो ऐसी हैं कि जिसमें मुकाबला अच्छा चल रहा है। एक जगह एक फिल्म एक्टर हैं अमोल कोले, उनके साथ मुकाबला हो रहा है। वहाँ दोनों जगह एनसीपी के नेता हैं। एनसीपी उद्धव ठाकरे गुट से एक नेता हैं और दूसरे जो शरद पवार के गुट से। अमोल कोलेकर उद्धव ठाकरे के शरद पवार जी के गुट से हैं और दूसरे जो हैं वो अजीत पवार के गुट से हैं। दोनों का मुकाबला आमने सामने है और इसी प्रकार को लास्ट टाइम बारामती में भी एक मुकाबला हुआ था जो रोचक था। इसी तरह महाराष्ट्र के अंदर केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे मैदान में हैं, उनका जालना में चुनाव चल रहा है। और इसी तरह शिरडी और मावल नाम की 2 जगह हैं जहाँ से शिवसेना आमने सामने है। उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट दोनों आमने सामने हैं। इस तरीके से महाराष्ट्र जो है ये उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटों वाला प्रदेश है, जहाँ 48 लोकसभा सीटें हैं और उसमें से आज के चुनाव के हिसाब से 35 सीटों पर पूरा मतदान हो जाएगा आज शाम तक। तो अगले बार 20 तारीख को एक मतदान होना है, बकाया 13 सीटें बचेंगी, उनका मतदान 20 तारीख को हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा चुनाव महाराष्ट्र का समाप्त हो जाएगा 20 मई तक। तो इस समय आज जो स्थिति है यही रोचकता इस समय एक भीड़ के अंदर गोपीनाथ मुंडे जो पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, वो मैदान में हैं। और एक आदिवासी सुरक्षित क्षेत्र है जहाँ से डॉक्टर हिना गावित चुनाव लड़ रही है, वो भी मैदान में है। तो इस तरीके से वो मुकाबला काफी रोचक है महाराष्ट्र का इस समय। और इस समय चुनाव चल रहे हैं, मतदान जरूर प्रतिशत कम हुआ है पर लग रहा है कि देखिए शाम तक शायद ठीक हो जाए। जी
बिल्कुल, देखिए मतदान प्रतिशत कितना बढ़ता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है विनायक जी, आपके पास आती हूँ सीधा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ लगी हुई है और महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से हम लोग ने देखा है खलबली मची रही है, उसके बाद अब चौथे चरण का ये मतदान 11 सीटों पर मुकाबला आज हो रहा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि ताकत लगाई गई है, किन मुद्दों पर आपको लगता है कि आप लोग के हाथ में बाजी आ जाएगी? मोदी जी के विकास कार्य के ऊपर हमारी बाजी आ जाएंगी। मोदी जी खुद महाराष्ट्र में बहुत सी प्रचार सभाएं कर रहे हैं और मोदी जी को महाराष्ट्र की बहुत जानकारी है, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए मोदी जी ने गए 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि महाराष्ट्र के लिए उन्होंने दी है। तो महाराष्ट्र का चप्पा चप्पा उनको मालूम है और वो खुद महाराष्ट्र में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो महाराष्ट्र में भाजपा बहुत जोरदार, जो महायुति है वो बहुत जोरदार यश हासिल करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। जी बिल्कुल, देखिए विश्वास भरपूर है और देखिए लगातार हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में आज ये जो 11 सीटों पर मुकाबला हो रहा है, कई दिग्गज मंत्री भी क्योंकि मैदान में उतरे हुए हैं। ऋतु, देखिए किस तरीके से हमारे साथ लगातार चर्चा हो रही है, आप भी जरा जानिए विपक्ष से भी कि किस तरीके से ये मुकाबला जो है और ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए विपक्ष की क्या तैयारी है। बिल्कुल अक्षय जैन जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जब भी महाराष्ट्र की बात होती है कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति महाराष्ट्र में नजर आ रही है, क्योंकि एक छोटे भाई की भूमिका महाराष्ट्र में कांग्रेस अदा कर रही है। लेकिन मुद्दों की बात आती है, जब इस चुनाव की बात आती है, तो जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकता हुआ नजर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में मुद्दों से ज्यादा कौन असली कौन नकली, इस पर चर्चा सबसे ज्यादा है। नेटवर्क 10 के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे असली और नकली की बात नहीं है। असली शिवसेना हो, असली राष्ट्रवादी हो और कांग्रेस पार्टी हो, तीनों एक साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और हमारा जो है मुद्दों से भटकाने का काम हमारा नहीं है, मुद्दों से भटकने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो पिछली बार सिर्फ उन्होंने 8 सभाएं पूरे महाराष्ट्र में ली थी, अभी उनकी 18 सभाएं महाराष्ट्र में हो चुकी है। तो आप इस पर से समझ सकते हो, अंदाज ले सकते हो कि उनको जो है महाराष्ट्र की जनता का खौफ कितना है। और एक राज्य में 5 चरण में चुनाव हो रहा है महाराष्ट्र में, 5 चरण में। 5 चरण का कारण क्या है, उसके ऊपर ना इलेक्शन कमीशन जवाब दे पाया, ना सत्ताधारी पक्ष जवाब दे पाया। क्योंकि आप यदि पहला और दूसरा चरण का चुनाव देखोगे, वहां पे वोटों की जो संख्या है उसके ऊपर से आपको अनुमान आ गया होगा कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी के पक्ष में लोगों ने हमें रुझान दिए हैं। और आज का जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण में आज जहां पर भी हमारे कांग्रेस के हो, शिवसेना ओरिजिनल। बिल्कुल अक्षय जी, शायद आपका संपर्क टूट गया अक्षय जी के साथ, दोबारा से कोशिश करेंगे। अक्षय जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, आ रही है जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, तो यहाँ पे हम लोग वन साइड निकल रहे हैं। अभी आप देखोगे महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग हो रही है, जो पूरे देश में, जहाँ पे 96 सीट्स पे आज चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग हो रही है। और जो भी वोट हुआ है अभी तक, वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, ये तीनों ही लोगों के वोटर बाहर निकले हुए हैं। और जो बीजेपी का ओरिजिनल वोटर है, आरएसएस का जो ओरिजिनल वोटर है, वो अभी तक बाहर नहीं आया है। उनकी नाराजगी पूरी तरीके से आपको दिख पा रहे हो आप लोग। लेकिन जैन जी, आप क्या, जिस तरह से वोटर सामने, आप वो किसके पक्ष में वोट डालने जा रहे हैं, ये तो 4 तारीख को साफ हो जाएगा। जिस तरह से आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 18 रैलियां की, पहले 8 रैलियां करते थे, ये तो बीजेपी के चुनाव प्रचार और तेज धार देते हुए नजर आए। वो तो कम से कम मैदान में उतर कर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का उतना प्रचार नजर नहीं आया। ना एनसीपी एक्टिव नजर आई, ना शिवसेना के उद्धव गुट एक्टिव नजर आया, और ना ही राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वहां पहुंचकर बहुत सारी रैलियां करते हुए नजर आए। इसका असर तो जनता पर पड़ेगा ही ना, कि कौन सबसे ज्यादा रैलियां कर रहा है, कौन उनके बीच पहुंच रहा है। आपको मैं इस पे करेक्ट करना चाहूंगा। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कन्याकुमारी से कश्मीर का जो रूट था, उस दौरान जो राज्य में, जो स्टेट, जो डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे राहुल जी की यात्रा हुई थी, वो छोड़ के बाकी जगहों पे राहुल जी और प्रियंका जी ने सभाएं लिए। और उसी के साथ साथ उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार साहब, ये साथ में मिलकर हम लोग हर जगह पे प्रचार यात्रा हो रही है। रही बात मुद्दों से भटकाने की, आज 24 में 10 साल के बाद मुद्दे क्या होने चाहिए। आप सोच रहे हैं महाराष्ट्र साध लेंगे, तो ये तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि चुनाव अभी हुए हैं, जनता के बीच अभी जाने की जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा किन किन राज्यों से होकर गुजरी और किन किन शहरों से होकर गुजरी, ये महत्वपूर्ण रखता है, और जनता उससे कितना जुड़ा ये भी महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है,
नंदुरबार में अभी जो नंदुरबार में हमारा कल प्रियंका गांधी जी का रोड शो हुआ, अभी तक का महाराष्ट्र में सबसे बड़ा रोड शो प्रियंका गांधी जी का हुआ, और उसके एक दिन पहले वहां पे मोदी जी गए थे। 50% भी सीट वहां पे भरे हुए नहीं थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके कैमरे के माध्यम से जो देश ने पूरा देखा है वो ऐसा है। और यानी दूसरी कि बात, सबसे आपको उम्मीद महत्वपूर्ण है बात कि लगातार आपकी पार्टी के दिग्गज भी पहुंच रहे हैं और लगता है कि आपको अपनी उम्मीद पर भरोसा भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बाला साहेब जी भी जुड़े हुए हैं। ओसवाल जी, सीधा आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत जो लगातार नए मोड़ लेती है, इस बार कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं? क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों की भी साख दांव पर लगी हुई है, वर्चस्व की भी लड़ाई लगातार बनी हुई है। इस बीच जो मतदाता है उनका माइंडसेट किस तरीके से क्लियर होगा? वो तो यही नहीं समझ पा रहे कि जो पहले बीजेपी में थे वो अब एनसीपी में चले गए हैं, तो आखिर वो कैसे वोट करें? यानी कि वो उनको एक पर्टिकुलर फेस की जरूरत होगी, क्योंकि अब जिस तरीके से दल बदल का सिलसिला जारी है। दीदी जी सुनिए, महाराष्ट्र की जनता बहुत होशियार है जी। उन्हें सब कुछ पता है, कौन असली है कौन नकली है। कितने भी मोदी जी, अमित शाह जी, हमारी कितनी भी पार्टियां फोड़े, लेकिन लोग जो ओरिजिनल है उनके साथ में ही है। जो गद्दार है, जो चले गए हैं, उनकी जगह उनको 4 जून को दिखने देंगे आप लोगों को। आप लोगों को महाराष्ट्र की जनता के बारे में कुछ पता नहीं है। देखिए, नंदुरबार में प्रियंका जी आई, लेकिन इतनी बड़ी उधर रैली चली कि इंदिरा जी को इंदिरा माई करके हमारे नंदुरबार के लोग बोलते हैं। जिनको छवि प्रियंका जी की इंदिरा गांधी में दिखी, इतना स्वभाव सरल और लोग विश्वास करने वाले हैं। जो भी गलत काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उनकी जगह ये चुनाव में हर एक महाराष्ट्र किया और उनको 4 तारीख को माटी मट्टी में मिला देगा, ये पक्का है। ठीक है, ठीक है। रितेंद्र माथुर जी, आपके पास आऊंगी। चूंकि चर्चा हो रही है कि आखिर विपक्ष बनाम जो सत्ता पक्ष है, किस तरह से मजबूती से इन तमाम चरणों में, इन तमाम चुनाव प्रचारों में नजर आया है। बीजेपी का जिक्र करते हुए अक्षय जैन कहते हैं कि किस तरह से 18 रैलियां की गई। लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है और इसीलिए इतनी सारी रैलियां की गई। वहीं विपक्ष की तैयारियों पर भी क्या कुछ कहना है? क्या सत्ता पक्ष को ये लग रहा है कि महाराष्ट्र उनके हाथ से जाने वाला है या फिर और मजबूती से लौटेंगे? इसमें ऐसा है कि जो ये कहना है कि मोदी जी ज्यादा रैली कर रहे हैं या बीजेपी वाले ज्यादा सक्रिय, तो सक्रिय तो रहना ही पड़ेगा, चुनाव है, हर पार्टी को सक्रिय रहना चाहिए। अगर बीजेपी 18 मोदी जी 18 रैली कर रहे हैं तो करना पड़ेगा उनको, क्योंकि चुनाव तो लड़ना है उनको। और ना 400 पार का नारा भी उन्होंने दिया, तो उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब जिनका कोई नारा नहीं है कि हमें 400 पार जाना है, कि 20 पार जाना है, कि 30 पार जाना है, 50 पार जाना है, तो वो अपने ढंग से कर रहे हैं कार्यक्रम। तो हम लोगों के सामने जो हम जहाँ देख रहे हैं सक्रियता, तो उसमें कैसा प्रचार, तो एडवर्टाइजमेंट्स रोड्स पे बहुत ज्यादा हैं, पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, और टेलीविजन पे, इन पे सब पे विज्ञापन हैं। इसमें कोई शक नहीं कि विपक्ष का प्रचार उस तरीके से कम नहीं है, उनका प्रचार है। पर यह है कि जमीनी कार्रवाई कितनी है, कार्यकर्ताओं को कितना निकालते हैं, और कार्यकर्ता निकल कर जाते हैं, कार्यकर्ता कितनों को निकालते हैं, अच्छा वो ठीक से निकालते हैं कि नहीं निकालते, मतदाता निकल के वोटिंग पोलिंग स्टेशन तक जाते हैं कि नहीं जाते, इन सब चीज़ों पर फिर वोट देते हैं कि नहीं देते। ये सब 3-4 चीजें होती हैं। तो पोल मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, मैन पावर का जो पोल मैनेजमेंट होता है, वो पूरा देखना पड़ता है। वो पार्टियां जहां कर पाती है उस मैनेजमेंट में। रितेंद्र माथुर जी, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र की जब भी बात करते हैं, देखिए बंगाल के अपने मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश के अपने मुद्दे हैं, जहां उसका जिक्र किया जाता है, लेकिन जब महाराष्ट्र की बात आती है, वहां के चुनाव प्रचारों को देखते हैं, तो बीजेपी तो अपनी तरफ से वही 370 का जिक्र करती है, राम मंदिर का जिक्र करती है, और राम मंदिर को तो महाराष्ट्र से भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन विपक्ष के पास वो पुख्ता मुद्दे जिसके साथ जनता के बीच जाना चाहिए, वो शायद नजर नहीं आ रहा है। जी, वो बात तो है। देखिए, ऐसा है कि 1995 में जो महाराष्ट्र में पहली बार युति सरकार बनी थी, शिवसेना और बीजेपी की युति सरकार बनी थी, और राम मंदिर 1992 में जो राम मंदिर का आंदोलन चला था, उसका परिणाम था कि 95 में बीजेपी और शिवसेना की युति सरकार बनी महाराष्ट्र के अंदर। तो इसको राम मंदिर मुद्दे से अलग हटा के सोचा ही नहीं जा सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में है ये मुद्दा, बहुत हमेशा गहरा है, और इस समय बहुत गहरा मुद्दा है। अच्छा, अभी इसके बाद जब राम मंदिर का, रामलला की स्थापना हुई, वहाँ पे उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके पश्चात महाराष्ट्र से बहुत सारे लोगों की
यात्रा हुई, तीर्थ यात्रा पे बहुत सारे लोग अयोध्या के लिए गए। जी। तो ये एक मूवमेंट जो चलाया गया पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, जो शिवसेना, कुछ उसमें शिवसेना उद्धव एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी चलाया गया, इससे भी लोगों के बीच में सक्रियता बनी और इसका असर चुनाव में होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। महिलाओं में इसका विशेष रूप से प्रभाव है। बिल्कुल। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रितेंद्र जी, समय समय पर जब भी वो प्रचार के लिए पहुंचते हैं तो बाला साहब ठाकरे का जरूर वो जिक्र करते हैं, उनकी रणनीति, उनका संकल्प, उनके सोच की का जिक्र करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो एक कनेक्ट है जो छूट भी रहा होता है उसको भी जोड़ने का प्रयास प्रधानमंत्री कर ले जाते हैं। ठीक है विनायक जी, आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास तो कर रही है, लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार को जब से आप लोग अपने पाले में लेकर आए हैं तब से आप लोग पर वॉशिंग मशीन का जो आरोप लग रहा है वो आप पर इस बार चुनाव में भी लग रहा है, उसको आप लोग कैसे डिफेंड करेंगे? वो एक बड़ा कहीं ना कहीं लूप होल रह गया है आप लोग के लिए। इसी के साथ अब जो गंभीर मुद्दे हैं, चाहे अगर मैं इन्वेस्टर समिट की बात कर लूं तो महाराष्ट्र, क्योंकि एक जीडीपी में भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है महाराष्ट्र का, तो ऐसे में उसको आप लोग कितने विकसित, क्या प्लानिंग के साथ आप संजोने के लिए तैयार हैं? जो महाराष्ट्र में ये मोविया की सरकार आई थी, महाविकास आघाड़ी की, उन्होंने 2.5 साल में गवर्नमेंट में बैठने के सिवा कुछ भी काम किया नहीं। जो महाराष्ट्र की शान है आज, समृद्धि महामार्ग रहे या अपना सी कोस्टल रोड रहे, ये सब प्रोजेक्ट्स जो थे महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के, ये प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने स्टॉल किए थे। जब से पुनः वापस शिंदे जी और देवेंद्र जी की सरकार बनी, तब से उन्होंने बहुत स्पीड के साथ ये सब प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। समृद्धि महामार्ग का ओपनिंग हो गया, समृद्धि महामार्ग यूज में आ गया। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट है जो महाराष्ट्र में हमारे सरकार ने जो शुरू किए थे उस सब को कंप्लीट करने में हमारी सरकार यशस्वी हो गई है। और महाराष्ट्र की जनता को ये दिखाने के लिए कि किसके पास विकास का प्रोग्राम है और कौन सी पार्टी विकास को प्रत्यक्ष में ला सकती है। एक मुख्यमंत्री है जो 2.5 साल में 2 बार मंत्रालय में गए थे, और एक मुख्यमंत्री है शिंदे जी जो एक डोंगर में एक अपघात हुआ था, उसको रात में वो ढलान हो गई, ढल गई, तो वो सुबह 6:30 बजे वहां पे पहुंचे थे, खुद मुख्यमंत्री चलते गए थे। तो ये एक जो डिफरेंस है, काम का डिफरेंस है। जैसे जलयुक्त तो शिवार हमारे सरकार की योजना थी, ये इन लोगों की सरकार ने बंद की थी, हमने वापस शुरू की। उसके साथ इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। ओसवाल जी, अपनी बात रखिए, आप क्यों ऐसा क्या कहना चाहते हैं कि इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं या फिर कुछ और विपरीत मुद्दे आपके प्रबल नजर आ रहे हैं? हिंदी में एक कहावत है, झूठ बोले कौवा काटे। ऐसी परिस्थिति बीजेपी वालों की है। इतना झूठ बोलते हैं। कोस्टल रोड का काम माननीय उद्धव जी ठाकरे का ड्रीम प्रोजेक्ट, वो काम उन्होंने चालू किया था। इनको थोड़ी सी शर्म आनी मांगती है कि कोई आदमी अगर बीमार गिरे तो वो काम, उसकी बीमारी छोड़ के मंत्रालय में जाएगा? मुझे बोलिए, कोरोना के पीरियड में माननीय पंतप्रधान जी, मोदी जी कितनी बार मंत्रालय में गए? इन्होंने मुझे जवाब देना मांगता है। 2.5 साल में अगर उद्धव जी ने काम नहीं किया होता तो आपके ही चैनल वाले ने जो सर्वे किया उसमें उद्धव जी 3 नंबर पे कंटिन्यू थे, जो 2 साल कोरोना का था। कोरोना के पीरियड में जब इतना काम होगा, इतना काम हुआ कि जिसके बदौलत उद्धव जी का नाम पूरे जग में हुआ। ये उस टाइम पे सोए थे उनकी, जब यूपी में कोरोना का टाइम था, लाशों के लाश गंगा में बहते आ रहे थे, तब इनके बिहार यूपी वाले कहाँ थे? तब मोदी जी कहाँ थे? लेकिन इतना काम करने के बाद में भी मेरा मेरा और तेरा भी मेरा, ये जो उनकी कहावत है ये गलत है। और उद्धव जी का काम इतना बढ़िया है, इसके कारण 30 से 35 सीट 4 तारीख को आपको हमारे महाविकास आघाड़ी के आए हुए दिखेंगे। ओसवाल जी, आपका कोरोना का जिक्र करते ही मुझे वो तस्वीरें भी याद आ जाती हैं जब कोई भी राजनेता सामने ना आकर उन तमाम, आपने बिहारियों का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के लोगों का जिक्र किया, आपने पूछा वो कहाँ थे, तब आपके महाराष्ट्र के तमाम वो नेता कहाँ थे जब सोनू सूद जो कि अभिनेता है वो आगे आकर तमाम लोगों को अपने घर, अपने खर्चे पर बस से भेज रहे थे, तब वो नेता कहाँ थे?
तो अब बिल्कुल आपके, आपकी चाहे वो बात बोल आपकी रहे। पार्टी की हो चाहे वो बीजेपी के पार्टी की हो, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूं, लेकिन वो तस्वीरें जी। सबने देखी है कि उस वक्त असली हीरो कौन था, उनका असली राजनेता कौन निकलकर सामने आया था। उत्तर प्रदेश की आप जिक्र करते हैं, बिहार का आप जिक्र करते हैं, अरे उत्तर प्रदेश की ऐसी स्थिति हो जाती अगर सही फैसला ना लिया जाता। आप क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है, ठीक तो है किसने विनायक लिया जी, फैसला? विनायक जी इसका जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले जी, जो कदम मैं किधर उनके बंद हो जैसी गया, अभद्र वो भाषा महाराष्ट्र का बंद हो गया। उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी आ रही हूँ संस्कृति ही अक्षय जी वैसी आपके है पास। जैसे वो अभद्र हमारी भाषा का संस्कृति नहीं, यूज आपकी करते हैं। संस्कृति देखिए। मगर उनसे इसके साथ प्रार्थना में 50 पूर्वक साल ये निकाले कहता तो हूँ उद्धव जी कि बाला ये जो साहब ऐसे अच्छे सर्वे थे। बनाकर अभी आपको अपने लगने लगे कि वो मुख्यमंत्री बुरे को हैं। वर्ल्ड्स आपका बेस्ट सीएम बनाना, ये एक चाइल्डिश काम है जिसके ऊपर बहुत सी टीका भी हुई है। तो छोड़ दो, उनके लिए उनकी टीका करना हमारा काम नहीं है। हमारे गवर्नमेंट का काम जो है वो जनता ने देखा है और वो 100% सही है। जब इनके सीएम घर में सोए हुए थे तब देवेंद्र जी हर फील्ड में जाके, पूरे महाराष्ट्र में जाके, हर हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम है, हर हॉस्पिटल में जाके उधर के कोई सॉल्यूशंस देना है, ये सब काम कर रहे थे। उन्होंने खुद को 2 बार कोरोना उनको हो गया, फिर भी वो कभी रुके नहीं। ये एक मुख्यमंत्री का काम होता है, जन सेवक उसी को बोला जाता है। और यदि ये मोदी जी के बारे में पूछते हैं तो मोदी जी ने 24/7 कोरोना का जो ये किया, सामना किया, वो पूरे वर्ल्ड ने देखा है। और उन्होंने कोई भी बोगस सर्वे लगा के मैं बेस्ट पीएम हूं, ऐसा कोई सर्वे उन्होंने नहीं लगाया था जैसा इनके सीएम ने लगाया है। ठीक है, और मुझे लगता है कोरोना काल का जिक्र भी नहीं होना चाहिए था। जिस स्थिति को भारत ने जिस तरह से संभाला है, उससे बेहतर कोई और देश था नहीं जो उस वक्त सबसे ज्यादा अपने देश को संभालने लायक बना हो। जिस तरह से जो स्थिति थी उसका तो कौन अच्छा था कौन बुरा था, किसने काम किया किसने नहीं किया, इस बात का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। उस वक्त सभी सही सलामत थे, जिंदा बच गए, ये सबसे ज्यादा। और आज हम बैठकर बातें कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा सौभाग्य की बात है। ठीक है रितेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। एक बात इसमें मैं एक बात ऐड अरे हमें तो मौका दीजिए, यहाँ तो बोलने का मौका दीजिए। आ रही हूँ अक्षय जी, आ रही हूँ, पूरा समय है, पर्याप्त है, मैं आपके पास आऊंगी। जी रितेंद्र जी ने कोरोना काल में अच्छा काम किया, उनका बहुत स्वागत करना चाहिए इस काम के लिए। अच्छा काम किया, मतलब महाराष्ट्र की स्थिति अपेक्षाकृत देश की स्थितियों से बहुत अच्छी थी, मुंबई की स्थिति बहुत अच्छी थी। तो यहाँ कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं रही, पेशेंट्स को ठीक से ध्यान दिया गया और कोरोना सेंटर्स ठीक से काम करते रहे। पर यहाँ इस समय अगर हम तारीफ करेंगे तो एक बात को और याद रखना पड़ेगा कि बाकी जो समूह थे इनके साथ जो जुड़े 3 पार्टियां जुड़ी हुई थी, उन्होंने उनके अच्छे काम पे पानी करने का काम किया। ये भी याद रखने वाली बात है। तो ऐसे ऐसे कदम उठाए जिससे इनकी जो छवि बनी थी वो पूरी धूमिल कर दी उन्होंने। बिल्कुल ठीक है, काम हुए हैं और देखिए काम का लाभ किसको मिलता है ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। रितेंद्र माथुर जी, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने जिसे जनादेश दिया, उसके बाद जो तख्ता पलट हुआ, उससे क्या मुद्दे भी प्रभावित होंगे? क्या जो मौका दिया गया है या जो नंबर गेम हुआ है, इसका कोई असर मतदाताओं की सोच पर, उनका मन बदलने में भी क्या कारगर साबित हो पाएगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए कैसा होता है कि जब आपने पहले जब 2019 का चुनाव हुआ तो उस समय जिन लोगों ने वोट लिया, उस समय आप एक किसी पार्टी के साथ कोलिशन में थे। ये प्री पोल कोलिशन था आपका, कि आप यूपी में थे, शिवसेना और बीजेपी साथ में एक साथ थे। तो जो शिवसेना को वोट मिले उसमें बीजेपी के वोट भी शामिल थे। जहां हमारे क्षेत्र में अगर मान लीजिए शिवसेना का एक कैंडिडेट है तो हम बीजेपी कैंडिडेट की जगह शिवसेना का वोट देंगे, क्योंकि वो यूपी में है। अब जब जीत के बहुमत अधिक लेकर आप आए हैं, बाद में उसको तोड़ के आपने एक अलग गुट बना लिया कि हम इनको छोड़ के अलग इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसका असर पब्लिक को पड़ता है कि हमको ऐसा धोखाधड़ी हुई। तो ये धोखे का जो चीजें समझ में आई, अब जो शिवसेना का गुट है, जो किया कि उनको समझ में आया कि हमारे जो जनता में पकड़ थी वो तो उन लोगों के साथ एक समर्पण की, उनके समर्पण से हम लोग आए हैं, तो उनके साथ सहयोग किया। और फिर वापस अब जब आए हैं मैदान में उतरे हैं, इसका फर्क पड़ेगा और मतदाता इस चीज को याद रखेंगे कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई, इस बार नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मतदाता किस तरीके से सतर्क रहते हैं देखना होगा। अक्षय जैन जी, क्योंकि आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन इसी के साथ जब आप जिक्र करते हैं कोरोना काल में जो कुछ भी हुआ, क्या गर्व महसूस नहीं होता जब बड़े बड़े जो देश हैं वो ये कहते हैं कि कोरोना काल में भारत ने अच्छा काम किया, उनको भी आर्थिक सहायता दी है, उन तक भी वैक्सीन पहुंची है? तो ये तो गर्व की बात है एक भारतीय होने के नाते। देखो, मुझे लगता है कि नेटवर्क 10 नेशनल चैनल है। आज लोकसभा हमारे देश के चुनाव है और यहाँ पे जो है आज हम लोगों ने असली मुद्दों की बात करनी चाहिए, ना कि जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला। उनको तो यानी संस्कार और विकास की बात उनके मुंह को शोभा नहीं देती है। जैसे हमारे शिवसेना के नेताजी ओसवाल जी ने जो कहा
कि उनके मुंह को शोभा बिल्कुल नहीं देती है। जो मुद्दों की बात होनी चाहिए, अब देश की बात करिए। ये मंगलसूत्र कहां से आ गया, हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? आपने बात करनी चाहिए लद्दाख के ऊपर, चाइना के ऊपर, आपने बात करनी चाहिए डेवलपमेंट के ऊपर। आपने क्या किया? स्मार्ट सिटी का क्या हुआ है? ये तो सर विपक्ष का काम है। ये आपको कोरोना का जो मुद्दा आपने गिनवाया उससे पहले ही आपको ये मुद्दे गिनवा देने चाहिए थे। यही तो विपक्ष के पास मुद्दे हैं, लेकिन आपने ये गिनवाया नहीं, आप कोरोना का मुद्दा ले आए। नहीं, हमने शुरुआत डाइवर्ट जो करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के माध्यम से, वो हमेशा वही करते हैं और उनके सुप्रीम लीडर से लेके बूथ लेवल तक कार्यकर्ता भी वही उनका काम होता है। अब सबसे पहली बात, यहाँ जो है हम लोग युवाओं का देश है। 2024 में यदि हम लोग किसका सोना कहां से निकलेगा, घर में से मंगलसूत्र बाहर जाएगा, हिंदू मुस्लिम है। अभी जिलों की, कल मोदी जी ने उड़ीसा में बताया कि इस जिलों की राजधानी क्या है मुझे बता दे। अरे जिलों की राजधानी कहां से होती है? आप प्रधानमंत्री हो देश के, इतने साल से आप सत्ता में हो, उसके ऊपर आपने काम किया है। स्मार्ट सिटी में क्या काम किया है, महंगाई के ऊपर क्या किया हुआ है, डॉलर की जो आप बात करते थे, पेट्रोल की जो आप बात करते थे, उसका क्या हुआ? रही बात इंटरनेशनली ग्लोबल की, हम लोग जब बात करते हैं आपके, और चाइना तो आपका पहले से दुश्मन था ही, बांग्लादेश आज आपके अगेंस्ट में खड़ा हो चुका है, श्रीलंका आपके विरोध में खड़ा हो चुका है, म्यांमार आपके विरोध में खड़ा हो चुका है, नेपाल और भूटान जिनकी अपने साथ में बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, वो आपके विरोध में खड़ा हो चुका है। तो आपने इंटरनेशनली जो भी है पूरे रिश्ते खराब कर दिए हैं पूरे ग्लोबली। और आप बात करते हो डंके की बात करते हो, कुछ नहीं, ये सब जो है लोगों को गुमराह करने की बात चल रही है। और आज 24 के चुनाव में उन्होंने 14 और 19 में क्या किया वो बात तो छोड़ दी, सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कभी इमोशनल हो जाते, कभी बाला साहब बार-बार जब विपक्ष कांग्रेस ये सवाल खड़े करता है, मैं बार-बार यही बोलती हूँ कि आपके पास तो इतने सारे मुद्दे हैं बोलने के लिए, फिर आपको आरक्षण लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? आपको लगातार लोकतंत्र खतरे में है ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई? संविधान खतरे में है ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई? लोकतंत्र की बात बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी, इनकम टैक्स जो है, सीबीआई जो सिर्फ विपक्षी नेता के ऊपर क्यों जाती है? अजीत पवार जी, उनके ऊपर क्या होता है? जब 70,000 करोड़ का आरोप भोपाल में प्रधानमंत्री करते हैं और उसके 3 दिन के बाद महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री उन्हें बनाया जाता है, ये कौन सा न्याय है? अशोक चौहान जी है, कांग्रेस के नेता थे, मुख्यमंत्री रहे हुए, उनके ऊपर आपने आदर्श घोटाला और सैनिकों के ऊपर 2019 में प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र के मुंबई में अशोक चौहान जी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया था। आज तो आपने उनको राज्यसभा दे दी। और जो कोर बीजेपी का कार्यकर्ता है, जिसने बीजेपी खड़ी की हुई है, उनको बीजेपी कुछ नहीं देती है। इनको सिर्फ मेजोरिटी चाहिए, इनको माइनॉरिटी यानी सिर्फ मुस्लिम नहीं, जो भी माइनॉरिटी में होगा उन लोगों को साइड में करना है। और रही बात अपने आरक्षण की, तो बिल्कुल पहली बात संसद में प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मैं ओबीसी हूं, उसके बाद हम लोगों ने मुद्दा उठाया। सिर्फ कांग्रेस का प्रेम अल्पसंख्यक समाज से ही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, सभी के साथ है। हम लोग सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। तो आप न्याय पत्र में सर्वधर्म समभाव क्यों नहीं निकलता है? आप तो लिख रखे हैं कि बहुसंख्यकवाद से तो इसकी कोई जगह ही नहीं है, तानाशाही बहुसंख्यकवाद की तो जगह नहीं है, आपने अपने न्याय पत्र में लिख रखा है। मैडम ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्याय पत्र की अगेन बात यदि की जाए, हमारे न्याय पत्र में जो हमने बात की है, ऐसा कैसे नहीं, मैं पढ़कर बता रही हूँ आपको, आपने लिख रखा है बहुसंख्यकवाद की जगह नहीं है। आप लोग बार बार इस बात को काट देते हैं, आपने लिखा नहीं है बहुसंख्यकवाद की जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है कि ऐसी बात हम हमारा अक्षय जी, फिर तो आपको न्याय पत्र पढ़ना चाहिए, फिर तो आपको न्याय पत्र पढ़ के आना चाहिए। अगर नहीं पढ़ पा रहे तो गूगल में जाकर अपने ही वेबसाइट पर देखिए, लिखा होगा बहुसंख्यकवाद की जगह नहीं है, आपने लिख रखा है। आप तो बार बार माइनॉरिटी की बात करते हैं, आपके पूरे न्याय पत्र में अल्पसंख्यकों की बात है, बहुसंख्यकवाद की तो कोई जगह ही नहीं है आपकी। मुस्लिम शब्द, मुस्लिम और इस्लाम का उल्लेख कहाँ पर है? मैंने माइनॉरिटी बात की है, मैंने ना मुस्लिम किया ना हिंदू किया, मैं बहुसंख्यक और माइनॉरिटी की बात कर रही हूँ, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात कर रही हूँ। बहुसंख्यक इस देश में कौन है? बहुसंख्यक इस देश में कौन है? मुझे जवाब दीजिए अक्षय जी, कौन है? जो देश में रहता है सब सभी एक ही समान है। ये लोग इधर उधर की बात मत कीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए, मुझे सीधा सीधा जवाब दीजिए, बहुसंख्यक इस देश में कौन है? आप मुद्दों को भटकाइए मत। अरे अक्षय जी, मुद्दा आप भटका रहे हैं। अगर मेरे एक सीधे से सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे कि बहुसंख्यक इस समाज में इस देश में कौन है, तो मुद्दा कौन भटका रहा है? हम आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए, सीधा जवाब देना तो सीधा जवाब दीजिए। अगर आप सीधा सवाल कर रहे हैं तो सीधा जवाब देने की भी हिम्मत रखिए। अगर आप बोल रहे हैं उसमें बहुसंख्यकवाद की जगह नहीं है तो बताइए बहुसंख्यकवाद कौन है? हमने 5 न्याय की बात की हुई है, हम न्याय के ऊपर काम करेंगे। हम लोगों ने बात जो तमाम न्याय आपने अल्पसंख्यकवाद के लिए लिख रखे हैं उसका भी जिक्र करिए। बार बार वो 5 न्याय ऊपर जो हेडिंग लगा रखी है ना, उसको मत गिनिए, उसके नीचे जो पूरी लंबी फहरिस्त आपने अल्पसंख्यकवाद की लगा रखी है उसको भी गिनिए। ये मुस्लिमों का ठीक है। ओसवाल जी मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है, अगर आपके पास सीधा जवाब होगा अक्षय जी मैं आऊंगी आपके पास, ओसवाल जी मैं आपके पास आऊंगी।
चूंकि महाराष्ट्र में तमाम गुट बट चुके हैं, जनता के सामने एक मुश्किल है कि वो शिवसेना में किसे चुने, शिंदे गुट पर जाए या उद्धव गुट पर जाए, क्योंकि जब साथ थे तो जनता का एक समर्थन आपके साथ था, लेकिन जब आप मैदान में जाते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ उद्धव गुट ने भी काम किया है, शिंदे गुट ने भी काम किया, तो उनके सामने एक ऐसी स्थिति बन गई है कि आखिर वो उस वक्त उस सीट पर किसे चुने। बिल्कुल महाराष्ट्र की जनता उद्धव जी के साथ में जाएगी, क्योंकि उद्धव जी बाला साहब के लड़के हैं, बहुत ही पोलाइट और आदमी को लेके चलने वाले इंसान है, जमीन पे चलने वाले इंसान है। विरोधी कुछ भी कहे, मोदी जी ने परसों के दिन उनके भाषण में भी किया था, कहा था, क्या कहा था ऋतु जी, कि उद्धव जी के लिए दरवाजे खुले हैं। जो देवेंद्र जी बोलते थे कि उद्धव के साथ में हम कभी जाएंगे नहीं, हमारे साथ में ओरिजिनल शिवसेना है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने बिल्कुल परखा कि नहीं, उद्धव जी शिवसेना ओरिजिनल है करके उन्होंने भरी पूरी रैली में बोला कि उद्धव जी के लिए हमारा दरवाजा खुला है। ऋतु जी, इसका मतलब यह है कि पंतप्रधान जी को यह मालूम गिरा कि आखिर ठाकरे एक ब्रांड है और ठाकरे ही महाराष्ट्र को चला सकते। बिल्कुल, और देखिए उन ब्रांड को ओपन ऑफर भी दिया है, फिलहाल उस पर आप लोग क्या विचार करेंगे वो भी आगे बताइएगा। लेकिन विनायक जी, क्योंकि आप मुस्कुरा रहे थे जब अक्षय जैन जी लगातार बहुसंख्यकवाद पर चर्चा हो रही थी, और इसलिए मैंने भी इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन देखिए जो लिखा है वो तो पढ़ के आना चाहिए और वो सही मुद्दा भी है, लेकिन लोकतंत्र का जो बार बार जिक्र किया जाता है, तो लोकतंत्र में तो ये आज़ादी है कि आप बोल सकते हैं, और वो आज़ादी मिल रही है। जहां आप ही के अध्यक्ष ने बोला है कि राम मंदिर का तो पूरी तरीके से शुद्धिकरण कराना चाहिए, जब ऐसे बयान सामने आते तो आपको लगता नहीं है कि लोकतंत्र में तो आजादी मिल रखी है ऑलरेडी? विनायक जी, क्या इस पर आप लोग बोलेंगे, क्योंकि लगातार देखिए आप लोग के लिए भी एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर आप लोग भी हाइप रहते हैं। जी देखिए, राहुल जी गांधी की कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों के दबाव में आई हुई है, जबकि राहुल जी गांधी अमेठी में गिरने का चांस था तो वायनाड में जाके पीएफआई और एसडीबीआई के पांव पड़े और मुझे सांसद रखिए, नहीं तो मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा, ऐसा करके उन्होंने बहुत कुछ कमिटमेंट्स की है, जो कमिटमेंट उनके न्याय पत्र में पूरे के पूरे दिखती है। इसलिए माननीय पंत प्रधान जी ने ये बोला कि उनका ही एजेंडा, ये अपने न्याय पत्र का हेडिंग देके ऊपर 5 न्याय की स्कीम लगा के उनका ही एजेंडा सबके सामने रख रहे हैं। ये फैक्ट है, ये दुनिया को समझ में आई है, और ये फैक्ट जो है वो देश के लिए बहुत धोखादायक है। वैसे भी कांग्रेस के गए 2 महीने में कितने लोग छोड़ के गए पार्टी, अभी जब वो लोग छोड़ के जाते, जैसा इन्होंने अशोक जी चौहान की बात की, जो फैमिली ने पूरा अपना जो सर्वस्व था वो कांग्रेस को दिया, उनको भी ये न्याय नहीं दे सके, और पूरे दुनिया को जाके बताते हैं, भारत की दुनिया को, भारत की जनता को, कि हम तुमको न्याय देंगे। अरे क्या न्याय देंगे? शरद पवार खुद के भांजे को खुद समझ नहीं सके, अपने घर के आदमी को समझ नहीं सके, घर में झगड़ा हो गया, और अजीत जी का विधान है कि ये जो मैंने स्टेप उठाई है मैंने 10 साल पहले उठानी चाहिए थी, क्योंकि ये लोग इतने वंशवादी प्रवृत्ति के हैं। अभी जो उद्धव जी की बात कर रहे थे, शिंदे जी ने बताया कि आदित्य ठाकरे को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा कमिटमेंट उद्धव जी ने लिया था। ये पूरे वंशवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, खुद के बच्चों का भला करने के सिवा उनके पास कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रोग्राम नहीं है। परिवारवाद और सीट का, सत्ता का जो मोह है, इसका लगातार बीजेपी आप लोग पर आरोप लगाती है, कैसे जवाब दीजिएगा? अमित शाह जी कौन है, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, उनका क्रिकेट के अंदर क्या योगदान रहा हुआ है, मैं सुप्रीमो की बात करता हूँ। उसके बाद अनुराग सिंह ठाकुर जी क्या है, पंकजा मुंडे जी कौन है, अच्छा पूनम महाजन जी कौन है? लोगों ने ये उदाहरण सेट किया इसलिए आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं क्या? उन्होंने ऐसा किया इसलिए आप लोग कर रहे हैं क्या? मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो है हम करे सो कायदा, ये जो उनके हिसाब से जो सर, बात मैं तो सीधा सा पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आप लोग पर भी ये आरोप लगता है, तो सीधा सा जवाब दीजिए, उन्होंने ऐसा किया इसलिए हम कर रहे हैं, ये तो कोई तथ्य नहीं हुआ। ये डेमोक्रेटिक तरीके से है, जो जनता को लगेगा जनता चुन के देगी,
जनता को लगा नहीं इनको गिराना है, और ऐसे इतिहास में बहुत सारे एग्जांपल रहे हुए हैं। लेकिन कब जो तक बहुत सारे कब जो तक नेता सर पुत्र कब और तक पुत्री ऐसे रही ही हुई चलता है, रहेगा? जो युवा पीढ़ी है उनको भी राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए, उनका भी जो एक एलिजिबिलिटी है उसके आधार पर आप लोग को नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोग बहुत ज्यादा पीछे छूट जाते हैं इस परिवारवाद की वजह से? सीटों में ही घमासान होता रहता है, घर के अंदर ही परिवार टूटते रहते हैं, सीटें बिखरती रहती हैं, लेकिन जो युवा जो एक एलिजिबल है पूरी तरीके से राजनीति में भागीदारी के लिए, वो बहुत पीछे छूट जाता है। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं 30 साल का युवा हूँ और मुझे कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र का मीडिया एंड कम्युनिकेशन का चेयरमैन बनाया। मेरा राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं है। रही बात आप जो परिवारवाद की बात कर रहे हो, इधर अशोक चौहान जी के ऊपर इनका बोलना है, जो बीजेपी के प्रवक्ता बोले, उनको न्याय नहीं दे पाई। अरे मुख्यमंत्री पद उनके पापा सीएम थे महाराष्ट्र के, वो खुद सीएम रहे हुए, सालों साल तक मिनिस्टर रहे हुए, इससे आगे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हुए। इसके अलावा आपको पार्टी और क्या देगी? और किस न्याय की बात करते हो? रही बात अजित पवार जी की, अजित पवार जी को ऐसा यदि अन्याय हुआ है, हम चाहते कि ऐसा अन्याय हमारे ऊपर भी हो, तो ये सिर्फ अगेन मैं वही बात दोहराना चाहूंगा कि मोइन मुद्दों से लोगों को डाइवर्ट करने का, लोगों को बिल्कुल। गुमराह और करने का विनायक यही जी, काम आप भारतीय भी जनता इससे पार्टी कर रही अछूते है। नहीं है, बीजेपी इससे अछूती नहीं है। बीजेपी में भी बहुत सारे परिवारवाद के ऐसे उदाहरण हैं, जिस परिवारवाद पर आप बार बार सवाल खड़े करते हैं, उसी परिवारवाद को आप गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं की मेरी सहयोगी बात कर रही थी कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो सालों साल एक पार्टी में मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि शायद ऊपर पद पर पहुंचेंगे और तमाम उनकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन ऐसा होता है कि जो पार्टी छोड़ता है, दूसरी पार्टी छोड़कर आता है, आपकी कुनबे में समाता है, उसे आप तुरंत राज्यसभा भेज देते हैं, लोकसभा का टिकट दे देते हैं, विधानसभा का टिकट दे देते हैं। उनका कहीं ना कहीं हौसला तो टूट रहा होगा ना, कि जो अभी नया पार्टी छोड़कर आया है, आप उसको पूरा सम्मानित कर रहे हैं, पलके बिछाए हुए हैं उसके लिए। जी आप देखिए, आपको शायद मालूम नहीं रहेगा, इसलिए मैं नम्रता पूर्वक आपको बताता हूं। जिस दिन अशोक चौहान जी को राज्यसभा का मेंबरशिप दिया गया, उसी दिन या उसके इर्द गिर्द में डॉक्टर अजीत गोपछड़े और मेरे पुणे की डॉक्टर मेधा कुलकर्णी, जो एक स्कूल टीचर थी, स्कूल टीचर से वो नगर से पार्षद बन गई, बाद में वो सभासद बन गई विधानसभा की, और आज वो खासदार है। उसको भी खासदार बनाया गया राज्यसभा का। अजीत जी गोपछड़े एक डॉक्टर है, सेवाभावी डॉक्टर है, उनको भी खासदार बनाया गया राज्यसभा का। तो बीजेपी हमेशा के लिए सबको न्याय देती है। और आपने जो वंशवाद की बीजेपी के ऊपर आरोप किया, तो आपको बोलता हूँ, पूनम जी महाजन का टिकट उनकी एलिजिबिलिटी न होने के कारण, उनका कार्य सही न होने के कारण काटा गया। उसमें यह सोचा नहीं गया कि वो प्रमोद जी की लड़की है। आप जो बात करते हैं पंकजा जी मुंडे की, पहले बार जब गोपीनाथ जी गए थे करके उनके घर में 2 टिकट गए थे, मगर उनको बताया गया कि आप काम करेंगे तो ही टिकट रहेंगे। इस बार उनकी जो बहन थी उसका टिकट काट के पंकजा जी को दिया है, और उनको बोला है कि आपने फील्ड में काम करके आप चुन के आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता की पार्टी है। अभी कुछ फैमिली जो है, उन्होंने जो योगदान पार्टी के लिए दिया रहता है, उसका कोई मोल भाव तो होना ही है, वो तो सब जगह पे होता है। मगर किसी का कोई लड़का है, जैसा आदित्य जी ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना, ये सपना कहाँ से आता है? राहुल जी गांधी जो 10 साल में यूपीए के काल में एक मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया, उनको प्रधानमंत्री बनाने का सपना कहां से आता है? और क्या एलिजिबिलिटी है उनकी? क्या काम किया है उन्होंने? क्या उनके पास विकास के प्लान्स है? क्या विकास के प्लान उन्होंने बनाए? अपने खुद के पीएम ने बनाया हुआ एक कानून उन्होंने सबके सामने फाड़ा था, ये उनकी एलिजिबिलिटी है क्या? इसको वंशवाद बोलते हैं। कोई एलिजिबल लड़के को या लड़की को पार्टी में समा लेना, इसको वंशवाद नहीं बोलते। ठीक है ओसवाल जी, अक्षय जी आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच माफ कीजिएगा, इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपसे जवाब भी लूंगी। तो लगातार ये महा कवरेज नेटवर्क 10 की जारी है, मत प्रतिशत भी बता रहे हैं और खास महाराष्ट्र पर चर्चा भी चल रही है, लेकिन इस बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है। 96 सीटों पर मुकाबला हो रहा है। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र के बारे में, क्योंकि आज महाराष्ट्र में चौथे चरण में 11 सीटों पर मुकाबला हो रहा है। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है और कई बड़े जानकार भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रितेंद्र माथुर जी, सीधा आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर लोकतंत्र, जहां एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन लोकतंत्र की ही आजादी का ये नतीजा है कि आज इतने मुखर तौर पर विपक्ष भी अपनी बातें रख पा रहा है। जिस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं, चाहे फिर वो जाति को लेकर हो, धर्म को लेकर हो, आरक्षण का मुद्दा हो, ये जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, क्या इसमें कोई एक विशेष वर्ग पिसता हुआ आपको नजर आ रहा है? नहीं, इस समय ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है देश के अंदर जो पिस रहा है कहीं पे भी। लोग सब स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह रहे हैं जी। और स्वतंत्र ही नहीं, स्वच्छंद रूप से कह रहे हैं। स्वतंत्रता तो एक सीमा निर्धारित करती है, तो लोग स्वच्छंद रूप से अपनी बातें कह रहे हैं। मैं समझता हूँ जितनी गालियां, जितनी गंदी भाषा का प्रयोग इस चुनाव में हुआ, जिसमें कोई कारण नहीं है, तो फिर भी कर रहे हैं लोग। विपक्ष के अंदर मतलब बहुत सारे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को तो भयंकर गालियां दे रहे हैं, बाकी लोगों के लिए भी कुछ कुछ बोल रहे हैं, और एक तरीके की भाषा चल रही है जो सभ्य समाज के लिए नहीं है भाषा। तो उस भाषा को बोल रहे हैं। अगर स्वतंत्रता नहीं होती, अगर कानूनी कार्रवाई होती उनके ऊपर, तो ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करते। एक समय था, हमें मालूम है वो दौर, हमने भी देखा है, लोग किसी को सरकारी पद पे बैठे आदमी को तो कुछ बोल ही नहीं सकते थे। आपने कुछ बोला, थोड़ी देर में आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बेशक चाहे प्रतीकात्मक ढंग से भी कोई बोलता था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती थी। एक मुझे घटना याद है, किसी ने जब देश में इमरजेंसी लगी थी, उसने कहा कि जैसे श्री रामचंद्र जी ने सुपर्णखा, मतलब लक्ष्मण जी से कह के सुपर्णखा की नाक कटवा दी थी, ऐसे आजकल की सुपर्णखा जो है इसकी नाक काट देनी चाहिए। तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, उनको बाद में पुलिस अरेस्ट करने आ गई कि इतना सा बोलने पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसी घटनाएं हैं देश के अंदर। आज ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, बहुत स्वतंत्र है और अच्छे से अपनी बात कर रहे हैं, कोई दबाव नहीं जानता। संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में कहीं नहीं है। संविधानिक मूल्यों को लोग आराम से इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून जो पहले था वही का वही कानून है। इस कानून का सदुपयोग किया जा रहा है, ये बात सही है कि पहले दुरुपयोग होता, दुरुपयोग अभी भी हो रहा है कुछ मर्तों में देखा जाए, पर सदुपयोग भी लोग कर रहे हैं। जैसे कार्रवाई जो हो रही है तो कानून के सम्मति हो रही है, क्योंकि वो कैसा ऐसा कर सकते हैं इसलिए कर रहे हैं। जो अनुच्छेद है उनका पालन हो रहा है, तो उसी हिसाब से कार्रवाई चल रही है सबके खिलाफ। ये भी नहीं कह सकते हाँ कल कोई परिवर्तन होगा। तो देश के संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हमारे पीछे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को बदल दिया गया, वो सब भी हमारे सामने। और एक छोटे से काम के लिए बहुत सारी चीजें बदली गई, कुछ ऐसी चीजें बनाने की कोशिश की गई जिसका कोई रिलेवेंस नहीं था, और वो सब नहीं हो पाई। बात बहुमत ने उसको नकार दिया या लोगों ने उसको नकारा, कुछ तरीके से नकारे गए। अब वो सत्ता से बाहर हैं वो लोग। तो ऐसी स्थिति अब नहीं है, और देश के अंदर कोई ऐसा नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि संविधान बदलना इतना आसान है, वो नहीं बदलेगा। और लोग बदलने के पहले उसमें चर्चा होगी, जो सबके लिए हितकारी होगा वो बदल, उसको चेंज करना भी चाहिए। और यहाँ इस समय इस देश के अंदर सब कम्युनिटियां आराम से रह रही, कोई देश में भेदभाव नहीं है, ये भी मैं कहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए यही आज़ादी है और उसी का ये नतीजा जो है सामने आ रहा है। अक्षय जैन जी, आप लोग को नहीं लगता है कि लोकतंत्र में जितनी आज़ादी मिलनी चाहिए थी वो स्वतंत्रता के साथ आप लोग अपनी बात रख पा रहे हैं? ऐसा क्यों आप लोग को लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है या संविधान खतरे में है? उसका मैं आपको बहुत मेरा खुद का अनुभव और उदाहरण देना चाहूंगा। मैं पिछले कुछ सालों से पुणे में और महाराष्ट्र में सरकार की जो कोई गलत नीतियां होती है, जैसे कोई पेपर लीक का मुद्दा हो या और कोई मुद्दा हो, उसके ऊपर जब मैं सवाल उठाता हूँ तो मैं आंदोलन करता हूँ मेरे पार्टी के संगठन के साथ, हमारे महाविकास आघाड़ियों के साथियों के साथ। तो हमारे ऊपर गुना दाखिल किया जाता है। अभी मुझे जो है जस्ट चुनाव से पहले पुणे पुलिस द्वारा और गृह मंत्रालय द्वारा नोटिस आया कि आप 30,000 का बॉन्ड पेपर पे लिख के दीजिए, जिसका मेरा गारंटर गवर्नमेंट ऑफिसर होना चाहिए। 30,000 में गारंटी देके पैसा भर के, और 1 साल तक मैं कोई आंदोलन नहीं करूंगा। ये लोकतंत्र है, मुबा है तो आप मुझे छोड़ दीजिए ना। मैं तो कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई मर्डर, हाफ मर्डर, इकोनॉमिक ऑफेंस, रेप, दूसरा कोई गुनाह नहीं है। सिर्फ आंदोलन करता हूँ इस वजह से जब मोदी जी पुणे में आते हैं तो मैं हाउस अरेस्ट हो जाता हूँ, मुझे डिटेन किया जाता है। जब अमित शाह जी आते हैं तो मुझे डिटेन किया जाता है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जाता है। ऐसा क्यों? हम लोग क्या कर, आपके पास तो पूरी यंत्रणा है, पूरा सिस्टम आपके हाथों में है, इस तरीके से क्यों? और जैसा अभी माथुर जी ने कहा, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से असहमत हूँ कि सबको ओपन है, फ्रीडम है। बिल्कुल नहीं है। ओपन और फ्रीडम आप जब विरोधी पार्टी में होते हो उस टाइम आपके ऊपर आरोप किया जाता है, बट आप जब वॉशिंग मशीन के लिए द्वारा आप जब अंदर आ जाते हो बीजेपी में या उनके सहयोगी पार्टियों में, तो आप क्लीन हो जाते हो। क्यों? इनकी फाइलें बंद हो चुकी है। रही बात अभी भारतीय जनता राष्ट्रवादी के प्रफुल्ल पटेल जी हो या कांग्रेस के कोई नेता हो, जिन लोगों ने, या फिर शिवसेना के कोई नेता जो इनके अंदर आया अभी बीजेपी में या शिवसेना संजय गुट में, उनकी सबकी फाइलें बंद क्यों हो गई? इंक्वायरी जो हो रही थी वो बंद क्यों हो गई? उसका जवाब हमें भारतीय जनता पार्टी और माथुर जी दे। दूसरी बात, और एक जो पिछला मुद्दा अपना चल रहा था कि सत्ता का पद, पिछले 35 सालों से राहुल जी हो
या सोनिया जी हो या प्रियंका जी हो, कोई सत्ता का पद उनके पास नहीं है। सत्ता हमारी बिल्कुल आई उसके बाद, लेकिन सांसद के अलावा कोई मिनिस्टर या कोई चीज का हम लोगों ने जो है संवैधानिक इसके ऊपर से कोई मिनिस्ट्री नहीं लिया, हाथ में था, ले सकते थे बिल्कुल। तीसरी बात, अब जो हम लोग मुद्दे पे आते हैं, टाइम काफी कम बचा हुआ है। एक ये कि 10 स्मार्ट सिटी जो है, जो स्मार्ट सिटी 100 की बात की थी, चलो मैं 10 स्मार्ट सिटीज की बात करता हूँ। 10 कौन से शहर पूरे देश में जो पूरी तरीके से स्मार्ट हुए हैं। बुलेट ट्रेन कहा गई, जो काला धन आने वाला था उसके ऊपर से चुनाव किया गया, वो कहा गया। पुलवामा अटैक जो हुआ था, पुलवामा अटैक की इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? वो आरडीएक्स 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था? अभी मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली जो है हम लोग आर्मी के व्हीकल्स और वैन्स देख पा रहे हैं, जो चुनाव के वक्त बहुत ज्यादा दिखे जाते हैं, या पाकिस्तान की बात होती है, कल पीओके की बात हो रही थी मीडिया में। मैं पूछना चाहता हूँ कि 300 किलो आरडीएक्स कहां पे आया? जब 2008 के दरमियान पाकिस्तान के द्वारा, कसाब के द्वारा जो हल्ला मुंबई में हुआ था, उसकी पूरी इंक्वायरी, उसकी जो जड़ थी, यूपीए गवर्नमेंट ने तब ढूंढ के निकाली, कसाब को फांसी दिया, उसका हाफिज सईद से लेके कौन कौन मास्टरमाइंड से सबको सामने लाया। इसके ऊपर बीजेपी या इनकी गवर्नमेंट ने इन्होंने 5 नाम बोल दीजिए, 4 नाम बोल दीजिए कि ये पुलवामा का जो अटैक हुआ तो कहां से हुआ था। अब आप बोलोगे सर्जिकल स्ट्राइक आज नहीं हो रही है। सर्जिकल स्ट्राइक 170 से ज्यादा बार, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आर्मी के ही लोग बोलते हैं, 170 से ज्यादा बार अभी तक हो चुकी है। इट इज अ रूटीन ये सिस्टम, बट उसको भी आपने 2019 के चुनाव के वक्त वोटों के लिए, चुनाव के लिए उसको यूज किया गया। और इलेक्शन कमीशन भी जो है, मैं कल की बात करता हूँ पुणे में, जब पैसे रंगे हाथ पकड़े गए, पुणे हो, बारामती हो, शिरोरिया हो, इन सब मुद्दों के लिए जांच डालिए। कई अधिकार हैं, नागरिक के पास भी अधिकार है, इन मुद्दों के लिए जांच डालिए अगर आप लोग को ऐसा लगता है। और आप कह रहे हैं आपको इतना बड़ा पद मिला हुआ है महाराष्ट्र में, केस दर्ज नहीं लिया हमको, कल कमिश्नर ने तो उसके फिर ऊपर जांच आदेश डालिए। दिए क्या यहाँ पे गर्दी की है आप लोगों ने, तो आपके ऊपर गुना दाखिल किया जाएगा। ठीक है विनायक जी, इसका जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं ओसवाल जी के पास जाऊंगी। बेसिकली ये जो सब आरोप है ये पूरे के पूरे गलत है। पुलवामा की इंक्वायरी हो गई है, उसकी इंक्वायरी चल रही है और उसका रिजल्ट सबके सामने आएगा। और यदि ये साफ बोल रहे हैं कि जो मुंबई अटैक हुआ उसके ऊपर हमने अच्छी तरह से जांच की और अक्षय जी ने ये भी कहा कि अगर वो किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन करते हैं फिर उसका विरोध क्यों कर रही है सरकार, उसको रोक क्यों रही है? कोई विरोध नहीं करता। आज उनके उम्मीदवार ने पुणे में जो बैनर मतदान केंद्र के बाहर लगाना परमिशन नहीं है, तो उसके ऊपर उन्होंने बैनर लगाया, तो हमारे कार्यकर्ता पुलिस में गए कि इसके ऊपर केस लगाओ। पुलिस ने हमारी भी सुनी नहीं, तो हमारे भी आंदोलन करता, हमारे भी लीडर जो हेमंत रासने करके नाम भी बताता हूँ, आप चेक कर सकते हैं, वो भी उनके बोर्ड के सामने धरना आंदोलन कर रहे थे। तो पुलिस कैसे बर्ताव करती है वो टेंशन में रहते हैं। उनको आज का प्रमुख जो है उनका उद्देश्य वो इलेक्शन सही तरीके से हो, ये उनका उद्देश्य है। तो ये ऐसे कोई घटना होती रहती है, उसमें कुछ नहीं है। मगर मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यदि कसाब को फांसी देने के लिए अच्छी तरह से इंक्वायरी हुई थी, तो इनके जो वडेट्टीवार है उन्होंने इतने दिन के बाद में करकरे की हत्या आरएसएस से जुड़े हुए पुलिस इंस्पेक्टर ने की है, ऐसी भद्दी बात करने के लिए क्या कारण था? ठीक है, ये इलेक्शन में जल्दी से जवाब दीजिए क्योंकि समय की कमी है, ओसवाल जी के पास जाना, वो बड़ी देर से बोल रहे हैं। ठीक है, कोर्ट में इसका पूरा डिटेल जवाब दिया हुआ है। कोर्ट में इसके ऊपर जो है अपने जो सरकारी वकील थे, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उज्जवल निकम जी, इन्होंने ही वो सब चीजों के ऊपर डिटेल्स दिया हुआ है, जो फोरेंसिक रिपोर्ट से, और जो बुलेट्स यूज की गई थी वो बुलेट्स कसाब के इसके नहीं थी। ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही है, इंडिया अलायंस नहीं बोल रहा है, ये सरकारी वकील ने जो एडवोकेट उज्जवल निकम जो भारतीय ठीक है ओसवाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। चूंकि तमाम सवाल जिसके जवाब भी आप देना चाह रहे थे, विनायक जी ने जो तमाम बातें कही थी उसका भी जवाब आपको देना था। इसके साथ ही चूंकि ये 11 सीटें बेहद महत्वपूर्ण रखती है तमाम पार्टियों के लिए, क्योंकि ये लड़ाई अब अस्तित्व तक पहुंच गई है। ऋतु जी, पहली बात तो हमारे जो प्रवक्ता है बीजेपी जी, उनको मालूम नहीं है। डॉक्टर मेधा जी डॉक्टर नहीं है, वो प्रोफेसर है, पीएचडी है सर, वो पीएचडी भांजे नहीं है, समझता है क्या? पढ़े लिखे है क्या? भांजे नहीं है, भतीजे डॉक्टर है वो, डॉक्टर मेधा कुलकर्णी पीएचडी है वो। भतीजे गलत नहीं बात है। मत कीजिए, और रही गलत बात मत कीजिए। रही बात आदित्य जी 2.5 साल के लिए
मुख्यमंत्री बनाना ठीक है, चाहते चलिए हैं। एक दूसरे को ये डॉक्टर आपने जो पीएचडी बात की डिग्री बताई- ना दे तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आज मुकाबला महाराष्ट्र की 11 सीटों पर बेहद ही ज्यादा दिलचस्प है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो वर्चस्व की भी लड़ाई है, परिवारवाद भी देखने को मिल रहा है, कई बड़े गंभीर मुद्दे हैं। फिलहाल कौन सी पार्टी महाराष्ट्र में मुद्दे बुनाने में सफल होती है देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।